नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों पर आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित। मनी सेंट्रल की शुरुआत होगी क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई का रुख क्या है इससे। दरअसल क्रिप्टो करेंसी पर फिर एक बार रफ्तार देखने को मिल रही है और इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को पसंद करने लगे हैं, जिस चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये आज समझना जरूरी हो गया है। अब जाहिर है, जब अमेरिका में कुछ होता है तो उसकी हलचल हमें और सारी दुनिया को भी महसूस होने लगती है। तो आरबीआई क्रिप्टो पर क्या नई सोच लेकर आ रहा है और क्या कुछ नीतियों पर विचार चल रहा है, इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे देश के टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज प्लेयरों पर, जिनकी परेशानी बढ़ा दी है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने। यूबीएस के कारण वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के शेयरों में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो आखिर यूबीएस का क्या रुख है जिससे बाजार तक में हलचल हो रही है, इसको चर्चा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत में पुरानी गाड़ियों के बढ़ते क्रेज पर। दरअसल पिछले कुछ टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि लोग अब नई की जगह पुरानी कार खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आम लोगों के हाथ में पैसे की कमी है या फिर मामला कुछ और है? इसे भी सर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। हाल के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रिप्टो करेंसी फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। जैसे बिटकॉइन की बात कर लीजिए, ये करीबन 6.8% की तेजी के साथ बढ़ रही है। इथेरियम की बात कर लीजिए, इसमें भी 9% की तेजी देखने को मिल रही है और इसी तरह बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे है डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो को समर्थन, जिससे आरबीआई की चिंताएं बढ़ गई हैं। आप जानते ही हैं कि भारत में क्रिप्टो का जो है मान्यता नहीं दी गई है, अभी तक इसको लेकर कोई मान्यता नहीं है, कोई नियम नीति लागू नहीं हुई है। लेकिन भारत में लोग कम नहीं हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद ना हो। तो ऐसे में आरबीआई क्या नए कदम उठा रहा है या कोई नई नीति लाने पर विचार कर रहा है? चलिए समझते हैं इस मुद्दे को सर के जरिए। सर, मुद्दा अब आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका में कुछ हलचल मचा दी है। वो वैसे आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर वहाँ पर कुछ खबर आ रही है। एक तो सर सबसे पहले वो बता दीजिए कि आखिर वहाँ क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर अमेरिकी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, तो क्या है वो, क्या हुआ है? नहीं, देखिए, एक तो अमेरिका में ये फैसला जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है तब से क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके एक नीति जो है वहाँ पे वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रो क्रिप्टो एक तरह से हम कहें गवर्नमेंट अमेरिका में है जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ को सपोर्ट करती है। एक क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व बनाने की अमेरिका ने बात कही है कि हम एक रिजर्व तैयार करेंगे क्रिप्टो करेंसी का, ट्रंप ने कहा है। और इसी तरह से ट्रंप की कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को फेवर करती हैं, उनके लिए मुफीद साबित होती हैं। कई उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को भर्ती किया है जो कि प्रो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिनका समर्थन जग जाहिर रहा है। उसमें SEC के एक मेंबर हैं, वो हैं, और भी कई लोग हैं। तो उस तरह के तो अमेरिकन पॉलिसी जो है हाल के वक्त में वो क्रिप्टो करेंसीज़ के फेवर में आई है, बिटकॉइन के फेवर में आई। और इसी वजह से इस साल अब तक अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का ही प्राइस जो है वो 24% उसने रिटर्न दिया है। मार्केट्स के मुकाबले जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा रिटर्न है। और जो बिटकॉइन का दाम है वो $1,16,000 पे पहुंच गया है, लंबा चौड़ा उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी के साथ भारत का एक बड़ा कनेक्शन है जो ये बताता है कि क्या अब भारत भी क्रिप्टो करेंसी की रास्ते पर लौटने वाला है। रोहित जी, मैं एक्चुअली यही अब समझना चाह रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरबीआई जो है इसको लेकर थोड़ा सतर्क हो गया है और कुछ नई नीतियों पर काम कर रहा है। तो क्या इसको लेकर कोई रूल रेगुलेशन आने की तैयारी पर विचार चल रहे हैं या फिर कुछ और जो आरबीआई की तरफ से कुछ सामने आया हो?
हाँ देखिए, अब समझते हैं कि भारत में आखिर क्या मसला है क्रिप्टो को लेके। आप याद कीजिए 2021-22 का दौर, उस टाइम क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सारे अपने आप समझिए कि लगभग पीक पे थे। एक उसमें सबसे ज़्यादा बोलबाला जोर, भारत के लहजे से मैं बात कर रहा हूँ, और ज़बरदस्त क्रेज इंडिया में भी दिखाई दे रहा था, दुनिया में भी दिखाई दे रहा था। और पूरी दुनिया उस वक्त इस बात को लेकर मगजमारी कर रही थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पर किया क्या जाए जी। और फिर 2022 के आते आते क्रिप्टो करेंसी में एकदम तेज गिरावट भी हमने देखी, बुरी तरह से प्राइसेस टूटे, और सारा कुछ ऐसा लगा कि सरकारों ने रूल सख्त किए, ये कहा कि नहीं क्रिप्टो करेंसी को नहीं चलाया जाएगा, रेगुलेशन, साइबर फ्रॉड, बहुत सारे मामले उस दौरान आपको याद होगा आया। तब भी सरकार और आरबीआई के सामने एक मसला इस बात का था कि आखिर भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा, क्या सरकारें इसके लिए रेगुलेशन बनाएं या ना बनाएं। आपको याद होगा उसी दौर में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाया जी। जो भी आपको गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा क्रिप्टो करेंसी पे, उस पे आपको 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी। शेयरों में या बाकी एसेट क्लास में आपको इतने लंबे चौड़े टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने उस वक्त 30% का टैक्स लगाया। वजह उसकी ये थी, या मकसद उसका ये था कि किसी भी तरह से लोग इससे पीछे हटें। अब उसमें दो बातें थी तब। एक ये थी कि आरबीआई आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा था क्रिप्टो करेंसी को कि हमको क्रिप्टो करेंसी इस देश में नहीं चाहिए, और इसी वजह से आरबीआई ने एक सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करके एक प्रोजेक्ट अपना शुरू किया 2022 में, जिसमें रिटेल और होलसेल दोनों तरीके से ई रुपी या डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च की। और आरबीआई ने कहा कि साहब आपके पास डिजिटल करेंसी है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सरकार इसके उलट ये चाहती थी कि हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं जिसके तहत हम क्रिप्टो करेंसी को लेके आए, ताकि लोग एक वैलिड तरीके से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकें, उसे एक एसेट क्लास के तौर पे देख सकें। मतलब सवाल इस बात के भी उठे कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक एसेट क्लास है या नहीं है। इसको लेके भी लंबी चौड़ी बहस चलती रही। अब ऐसा लगता है जब ट्रंप सरकार फेवरेबल लगातार फैसले ले रही है क्रिप्टो करेंसी को, ट्रंप की फैमिली के इंटरेस्ट हैं क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में, एक ईटीएफ लॉन्च करने की बात आ रही है, उसकी संभावनाओं को वो तलाश रहे हैं ट्रंप, और रिजर्व बनाने की बात आई, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब इस सब को देखते हुए अभी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की पार्लियामेंट्री पैनल के सामने उनकी एक पेशी थी हाल में। उस पेशी में उनसे क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर सवाल किए गए। वहाँ उन्होंने जो बयान दिया है, जो बात कही है, सोर्सेस के हवाले से मीडिया में खबरें छपी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, इस पर आरबीआई की नज़र है, हमारी लगातार मॉनिटरिंग इस चीज़ पे है। दूसरी जो बात कही और महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि एक हम पेपर पे काम कर रहे हैं, जो रेगुलेटरी तरह से समझ लीजिए, उस पर एक कंसल्टेशन पेपर पे हम काम कर रहे हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का भारत में भविष्य क्या हो सकता है, और इस पर काम अभी चल रहा है। इसके बाद इसको लाया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, लोगों के वो लिए जाएंगे इसमें राय मशवरा। लेकिन इस सब के बावजूद उनका एक जो मत है वो इस बात को लेके है कि भारत में चूंकि हम सीबीडीसी ले आए हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही है और लोगों को सहूलियत देता है वो, और दूसरा यूपीआई, दोनों ऐसे वो हैं जहां पे आपको पेमेंट करने, बाकी चीज़ों में आपको सहूलियतें मिलती हैं। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई बहुत ज़्यादा जोर देने या उसको लेकर आने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिजर्व बैंक का रुख अभी भी अपने पहले वाले रुख पे ही है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई तरीके के फ्रॉड, और उस वक्त की अगर मैं बात करूं 2020, 21, 22 के अगर आप दौर की बात करेंगे तो साइबर फ्रॉड से लेकर टेररिस्ट फंडिंग तक के तमाम तरह के आरोप, एक्सटॉर्शन का जो पैसा है वो क्रिप्टो में लिया जाने लगा जी। उनका सोर्स पता नहीं कि कहाँ से वो जनरेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इस तरह के जो वो चीज़ें हैं, वो चिंताएं अभी भी सरकार को आरबीआई उससे वाकिफ करा रहा है जी। तो मतलब कुल मिलाकर सरकार जो है इसको लेकर नई नीति लाने की तैयारी में तो है, साथ ही साथ एक तरीके से कहा जाए
कि कंपैरेटिवली हमारे पास ऑलरेडी एक क्रिप्टो करेंसी के तौर पे एक बिल्कुल। सीबीडीसी है। बिल्कुल। अब सीबीडीसी में देखिए मसला ये है, भले आरबीआई कह रहा है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी जैसी एक करेंसी है, ब्लॉकचेन पे आधारित है सीबीडीसी भी, लेकिन क्या सीबीडीसी की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या सीबीडीसी को जैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल या बिटकॉइन या एथेरियम जो भी सोलाना जितने भी हैं उनका इस्तेमाल लोगों ने ट्रेडिंग के लिए किया, एक्सचेंजेस के जरिए उनकी ट्रेडिंग हुई, लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया और वहाँ रिटर्न मिले। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन का ही बता रहे हैं कि अब इस साल अब तक 24% का रिटर्न मिला। क्या सीबीडीसी उस तरह से काम करेगा? क्या एक इन्वेस्टमेंट का टूल के तौर पे सीबीडीसी काम कर सकता है? ये एक सवाल है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो अमेरिका का जो रुझान है क्रिप्टो करेंसी को लेके, उससे भारत में एक हलचल इस बात को लेके पैदा हो रही है। और जो आरबीआई गवर्नर की पार्लियामेंट्री जो फाइनेंस को लेके जो पैनल है उसके सामने जो उनकी पेशी हुई, उसमें जो बात निकल के आई, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम एक कंसल्टेंट पेपर देखें और उसके बाद हो सकता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकार और आरबीआई मिलकर बनाए और इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के भारत में वापसी का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक संभावना अभी है जी। तो फिलहाल एक संभावना ज़रूर बनती दिखाई दे रही है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत में फिर से एक रास्ते खुल सकते हैं। मानने ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स ज़रूर लगता है इसके ऊपर, तो ये एक बात सोचने वाली है। लेकिन हाँ, देश में आरबीआई के हिसाब से, गवर्नर के हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अब सरकार ने जो 30% का जो प्रॉफिट पे टैक्स लगाया, उसने लार्जली लोगों को इस पूरे धंधे से दूर कर दिया। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे थे वो सभी तकरीबन इस पूरे बिजनेस से दूर हो गए। सरकार ने ये भी कहा कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विंग है उसके साथ आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुद को वहाँ रजिस्टर कराना होगा। पूरे पैसे की आमदनी और उसका हिसाब किताब, पैसा आ कहाँ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, उसका आपको पूरा हिसाब किताब देना होगा। तो सरकार ने उस वक्त फिर इतनी सख्ती की कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो में ट्रेड करते थे उन सबको मजबूरी में उससे दूर होना पड़ा। तो फिलहाल लेकिन अब सवाल इस बात का भी कि क्या सरकार अब रियायत देगी, क्योंकि अमेरिका इस मामले में एक पहले तो इनको ट्रम्प साहब भी इसके कोई खास फेवर में तो थे नहीं, फिर अब अचानक दोबारा से उनका और उनका फैमिली बिजनेस का भी इंटरेस्ट उसमें दिखाई दे रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या दूसरे देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज़्यादा फेवर में वहाँ भी नहीं रहे। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की मुसीबत रही क्रिप्टो करेंसी पिछले 3-4 साल तक, और उसके बाद एक मामला ठंडा होता नजर आया। अभी फिर तूल पकड़, अब फिर एक बार से चलिए खैर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे यूबीएस के उस कदम की जिसके चक्कर में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में लोगों ने भारी बिकवाली कर दी है। कारण यह है कि यूबीएस ने इन कंपनियों की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। लेकिन क्यों? यही बड़ा सवाल है। क्या कंपनियों का कारोबारी कर्ज या उनकी वित्तीय स्थिति इसके पीछे कारण है, या फिर कंपनियों के कमाई करने के तरीके ब्रोकरेज फर्म को समझ नहीं आ रहे हैं? चलिए समझते हैं इस मुद्दे को सर के जरिए। सर, यूबीएस की रिपोर्ट आई है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर, और उसके बाद शेयर धराशायी, बाजार में हलचल, क्या रहा है? देखिए, दो बड़ी कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर की, और हम मनी सेंट्रल में टेलीकॉम सेक्टर को लगातार ट्रैक करते हैं। वजह उसकी एक ये भी है कि आम लोगों से, करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है जो रिचार्ज को, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं। और इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे भारत के आप देख लीजिए कॉरपोरेट सेक्टर को, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं हलचल दिखाई दे रही है तो फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर में दिखाई दे रही। चाहे आपका सेटकॉम हो, स्टारलिंक की एंट्री हो, चाहे वोडाफोन आइडिया का मामला हो, चाहे जियो का मामला हो, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नज़र आती रहती हैं। अब यूबीएस की एक बड़ी रिपोर्ट आई और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, जो दो बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, टॉप 3 अगर हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करें जी, तो जियो, एयरटेल और फिर वोडाफोन का नंबर आता है। तो दो लिस्टेड कंपनियों पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें यूबीएस ने, जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, उसने इन दोनों कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया है। एयरटेल की तो रेटिंग आप समझिए कि जो है न्यूट्रल से सेल कर दी है जी, और वोडाफोन आइडिया की बाय से न्यूट्रल रेटिंग कर दी है। अब इसके पीछे फैक्टर क्या है? एक तो उन्होंने बताया कि ऊंची वैल्यूएशंस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
दूसरी बड़ी चीज़ बताई है कि जो टैरिफ हाइक का मसला है वो एक महत्वपूर्ण जो है विषय है और उसमें इनको देरी करनी पड़ सकती है टैरिफ हाइक में। FY26 में जो 10 से 12% का जो टैरिफ हाइक की बात आ रही है कि FY26 के आखिर में कंपनियां टेलीकॉम ऑपरेटर कर सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें इनको डिले करना पड़ सकता है। इसकी एक वजह यह है कि जो लोअर जो प्राइस सेगमेंट है वो जिसमें सबसे कम किराए हैं वहां पे भी किराए बढ़ाए जा चुके हैं और अब उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश है नहीं जी। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो अब रेट रिवीजन होगा या जो मोबाइल किराए महंगे होंगे वो आपके मिड और हायर पेइंग सेगमेंट में होंगे, जहाँ पे कि लोग या तो मतलब मिड सेगमेंट में हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च करते हैं वहाँ पे ही कंपनियां अपने किराए बढ़ा सकती हैं। उससे नीचे वाले सेगमेंट में किराया बढ़ाना कंपनियों के लिए मुश्किल होगा। तो अब यहाँ से जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो कम होती हुई नज़र आ रही है यूबीएस को और इस वजह से उसने इनके जो आउटलुक है उसको जो है डाउनग्रेड कर दिया। बिल्कुल। एक बात और कही गई है कि जो हाइक हुआ है पिछला अगस्त में जी। 2024 में, उसके बाद जो भारत में मोबाइल के किराए हैं वो तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे जो मोबाइल के किराए हैं उसके आसपास पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब इनके पास फिर वही बात है कि जो बढ़ोतरी की गुंजाइश है वो बेहद सीमित हो जाती है। सर इनको इनके स्टॉक भी महंगे लग रहे हैं, ये भी एक कारण है घटाने का? बिल्कुल, वही वैल्यूएशन की बात जो आ रही है कि जो दोनों कंपनियों के मोबाइल कंपनियों के जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, कंपनियों की वैल्यूएशन वो भी ऊंची लगातार बनी हुई है और इस वजह से जो यूबीएस को लग रहा है कि वो इनको डाउनग्रेड करना चाहिए और इस वजह से ये फैसला लिया गया। एक जो बड़ा मसला है वो है वोडाफोन का इस पूरे उसमें एजीआर को लेकर। बिल्कुल, उसमें ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो एजीआर बकाया पे जो राहत मिलनी है उसमें सरकार की तरफ से लगातार डिले किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस पर कोई क्लियर फैसला नहीं आ रहा है कि उसको रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी और इस वजह से वोडाफोन आइडिया को जो कर्ज जुटाना है बैंकों से उसमें मुश्किल पेश आ रही है और इसी वजह से जो है इनको जो अपना केपेक्स है वोडाफोन आइडिया का 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का जो कंपनी केपेक्स लगाना चाहती है वहाँ पर कंपनी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन आइडिया जुटाना चाहती है और सरकार का जो एजीआर का बकाया है उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को कोई साफ तौर पे राहत नहीं मिली। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था या जो रिमार्क था उसमें कहा गया कि आप सरकार के पास जाएं और सरकार से जाके राहत की मांग करें और सरकार 2-1 मरतबा इस बात की तरफ इशारा कर चुकी कि हमने जितनी राहत देनी थी वो दे दी। इसी साल फरवरी में 36,950 करोड़ की जो सरकार ने जो वोडाफोन आइडिया पे बकाया था एजीआर का उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। अब सरकार और इक्विटी लेने के पक्ष में है नहीं जी। तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया का जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया पहुंची थी और वहां पे कोई राहत नहीं मिली। अब यूबीएस का कहना है कि ऐसा तो लग रहा है कि सरकार राहत देगी लेकिन वो किस फॉर्म में होगी, कितनी होगी और कब मिलेगी, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो वोडाफोन आइडिया को लेके पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए वोडाफोन पर जो है वो उसने डाउनग्रेड का किया है। बिल्कुल रेटिंग बेसिकली उन्हें वो डाउट है कि अभी स्थिति काबू में नहीं है और काबू में आने का तरीका उनको जो है वो बिल्कुल समझ ये तो लग रहा है कि सरकार राहत दे सकती है क्योंकि सरकार इस सेक्टर में डुओपोली नहीं चाहती। लेकिन अब कितनी राहत मिलेगी? मान लीजिए 45,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ बकाया का जो आपका ब्याज का और इंटरेस्ट और उस पर पेनल्टी का पोर्शन है, क्या वो पूरा सरकार माफ करेगी? हर साल 18,000 करोड़ रुपए की किस्त है वोडाफोन आइडिया को जो सरकार को देनी है। 6 किस्तों में वो पैसा सरकार को वोडाफोन आइडिया को देना है जी। अब उसमें क्या सरकार वहां पे राहत देना चाहती? क्या एक जो बात आई वो ये आई कि 6 साल की बजाय इसको बढ़ा के 20 साल कर दिया जाए। फिर बातें ये भी आई कि सरकार इस मामले पे भी विचार कर रही कि इसको और बढ़ा के 50 से 100 साल कर दिया जाए जो वोडाफोन आइडिया को चुकाना है।
जी। एक और ऑप्शन ये है कि अभी जो लग रहा है वो आप पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है, वोडाफोन आइडिया के एजीआर पे कंपनी को कंपाउंडेड इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो अब सरकार का एक प्लान या एक ऑप्शन सरकार के पास ये है कि इसको कन्वर्ट करके सिंपल इंटरेस्ट में तब्दील कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर को लेकर, जिसपे कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। तो वोडाफोन की हालत इस वक्त नाजुक दौर में है और पूरी की पूरी कंपनी या कंपनी का भविष्य कहें तो वो सीधे तौर पर टिका हुआ है सरकार के फैसले पे। पर सर चलिए मान लिया वोडाफोन आइडिया पे तो एजीआर वाली समस्या है, तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। एयरटेल के साथ क्यों ये अत्याचार? एयरटेल के साथ कैसे? एयरटेल की वैल्यूएशन को लेके जो ज़्यादा सवाल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या जो टैरिफ हाइक का मसला है, क्या एयरटेल टैरिफ हाइक को कर पाने में, जो पूरे सेक्टर के लिए बात आ रही है कि क्या इस FY26 के आखिर में टैरिफ हाइक हो पाएगा और किस सेगमेंट के लिए टैरिफ हाइक होगा, ये कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ पे आपके पास टैरिफ हाइक या किराया बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वाला अगर आप आरपू की बात करेंगे तो एयरटेल का आरपू इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, 246 रुपए के आसपास का आरपू इसका है। जियो का आरपू 207 रुपए के आसपास है और वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखेंगे तो वो 175-76 रुपए के आसपास का आरपू है। तो आरपू के मामले में एयरटेल सबसे आगे है, उसका हाई पेइंग जो कस्टमर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। भले नंबर ऑफ कस्टमर्स जियो के ज़्यादा हैं, लेकिन जो आरपू है वो एयरटेल का ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे कस्टमर्स एक तरह से कहें या अमीर कस्टमर्स वोडाफोन एयरटेल के पास हैं। तो ये वाली सारी समस्या है, पर जियो इस मामले में बचा हुआ है क्योंकि उनका जो है हिसाब किताब ठीक है। चलिए खैर बढ़िया है। यानी वोडाफोन आइडिया के लिए ये थोड़ी खबर थोड़ी परेशानी वाली थी, जिस वजह से बाजार में थोड़ी हलचल देखने को मिली। देखिए कस्टमर्स को थोड़ी राहत है। कस्टमर्स को ये राहत है कि अगर किराए नहीं बढ़े जी, जिसका जो कि एक बड़ी चिंता है, क्योंकि पिछले साल भी आपको अगर याद हो, पिछले साल जब किराए बढ़ाए थे कंपनियों ने, तो जो मोबाइल जो आम यूजर थे उनको बड़ी परेशानी हुई थी और लोगों का बहुत गुस्सा आपको सोशल मीडिया पे और खबरों के तौर पर हमने देखा। तो अगर किराए नहीं बढ़ते तो कम से कम आम आदमी को एक बड़ी राहत मिलेगी कि वोडाफोन जो मोबाइल किराए हैं उसका जो है रिचार्ज है फिर और महंगा कम से कम नहीं होगा। लेकिन ये समस्या तो बनी हुई है। अब ये तो तैयारी करे बैठे हैं, देखते हैं इस साल के अंत तक पता चल जाएगा सर। भले ही यूबीएस को नहीं लग रहा है, उनको उम्मीद थोड़ी नहीं लग रही, उन्हें डाउट है कि कर पाएंगे कि नहीं। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। और आखिरी और आज की जो ये अगली खबर है वो है आपके इंटरेस्ट से जुड़ी। मतलब अब लोगों को नई कार खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, लोग पुरानी कार खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्यों? हाल में क्रिसल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार पुरानी कारों का बाजार सालाना 8 से 10% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है और इस कारण से नई गाड़ियां जो है ना शोरूम में सिर्फ खड़ी रह गई हैं। कंपनियों के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं जिन्हें बाद में मोटे डिस्काउंट्स के साथ उन्हें निकालना पड़ रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या लोग पैसा खर्च करने से बच रहे हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी वजह है जो इस इंडस्ट्री के लिए घातक सिद्ध हो रही है? चलिए इसे भी विस्तार से सर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सर, गाड़ियों वाला मामला तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस वाला भी है और जाहिर तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ भी रहा होगा कि पुरानी गाड़ियों में जो है रुचि अब बढ़ गई है पहले के मुकाबले। पहले लोग गाड़ी नई खरीदना प्रेफर करते थे, अब पुरानी गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस है। नई गाड़ियाँ शोरूम में चमकती ही रह गई, धूल चढ़ रही है वहीं पर। और हाल में खबर भी आई थी जिस चक्कर में कंपनियों के पास जो शोरूम्स हैं उन पे स्टॉक बढ़ रहे हैं और उन्हें वो बड़े डिस्काउंट पे बेचने को मजबूर हैं। चल क्या रहा है, क्या कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? नहीं देखिए, इसमें समस्या कहें या एक बहुत चौंकाने वाला ट्रेंड दिखाई देता है। एक तरफ देश में कार सेल्स जो है वो हमको सिंगल डिजिट में दिखाई दे रही, कार सेल्स की ग्रोथ सुस्त ग्रोथ है। पिछले पूरे 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो कारों की बिक्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ियों की बिक्री हो नहीं पा रही और उस तरह से वो पूरी इकोनॉमी की एक जो तस्वीर दिखाती है कार सेल्स
हो गई या ट्रैक्टर सेल्स हो गए या टू व्हीलर सेल्स हो गए, वो आपके फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स का पार्ट हैं, यानी इकोनॉमी की रफ्तार कैसी है, इकोनॉमी में चल क्या रहा है, ये बताते हैं। अब कारें बिक नहीं रही, नई कारें, कंपनियां परेशान है, मारुति सुजुकी से लेके आप बाकी सारी कंपनियों को उठा लीजिए, सबकी तकलीफ एक ही है कि गाड़ियां बेच नहीं पा रहे हैं, स्टॉक पाइलअप हो रहे हैं। आप डीलर्स के यहाँ जाइए तो इन्वेंट्री 55 दिन 60 दिन की इन्वेंट्रीज हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए बिल्कुल उलट ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जो आपकी यूज्ड कार्स हैं या पुरानी गाड़ियाँ, उनको लेके एक ज़बरदस्त उत्साह है। और उत्साह का मामला ऐसा है कि जो क्रिसिल की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अब ऐसा माहौल पैदा हो गया जहां पुरानी कारों का बाजार और नई कारों का बाजार, दोनों का बाजार तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पे दोनों का है। 4 लाख करोड़ रुपए का पुरानी कारों का बाजार है, इतने का ही लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का, यानी पुरानी कारों का बाजार नई कारों के बाजार के बराबर पहुंच गया है। दूसरी चीज, जो इस साल यानी FY26 में पुरानी गाड़ियों की बिक्री जो है, वो उसका जो वॉल्यूम के बेस पे अगर हम बात करें तो उसमें 8 से 10% की एक तो ग्रोथ दिखेगी, और ये बिक्री बढ़ के 60 लाख यूनिट पे पहुंच जाएगी, ऐसा क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है जी। पिछले साल की बात करें अगर FY25 की, तो वहां पे 56 लाख पुरानी कारें बिकी और 41 लाख बिकी नई कारें, यानी पुरानी कारों ने बिक्री के मामले में नई कारों को सरपास कर दिया जी। तीसरी चीज और तीसरा बड़ा फैक्टर है वो है यूज्ड कार टू न्यू कार सेल्स रेशियो, यानी हर नई कार के बदले में कितनी पुरानी कारें बिक रही हैं, ये रेशियो। क्रिसिल की रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र किया गया है कि हर नई कार के बिकने पे 1.5 पुरानी कारें बिक रही हैं, यानी 1.4 पुरानी कारें बिक रही हैं। जो यूज टू न्यू कार सेल्स रेशियो है वो 1.4 पे पहुंच गया है। 5 साल पहले ये 1 से भी कम था, यानी एक नई कार बिकती थी तो उससे कम पुरानी कारें बिकती थी। इसका मतलब है कि हर एक नई कार बिकने के पे 1.5 कारें पुरानी बिक जाती हैं, उनकी रफ्तार। तो ये रफ्तार ज़्यादा है, बेसिकली 8 से 10% की ग्रोथ इस साल मिलने की बात कही गई है। अब इसमें रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है, एक तो कस्टमर्स की प्रेफरेंस बदल रही है जी, दूसरी चीज कस्टमर्स वैल्यू की तरफ ओरिएंटेड हो रहे हैं, तीसरी चीज कस्टमर्स में डिजिटल एडॉप्शन बढ़ा है जी। तो ऐसे कई फैक्टर हैं। और फिर चौथी बात जो एक बड़ी चीज है वो है, आप ये सोचिए कि क्या प्राइस और क्या कीमत और क्या टैक्सेस का बोझ लोगों को अब इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्रिसिल का डेटा ये भी बता रहा है कि मार्केट में जो सप्लाई है पुरानी गाड़ियों की, उसमें भी तगड़ा इजाफा हुआ है हाल के वक्त में। 3.5 साल की लगभग अवधि में जो एवरेज अगर हम देखें 3.7 ईयर्स की जो एज में गाड़ियां रिप्लेस हो रही हैं, यानी 3.5 साल पे ही गाड़ी मार्केट में पुरानी होकर बिकने के लिए आ रही है। लोग तेजी से गाड़ियां बदल रहे हैं। फिर एक कस्टमर बिहेवियर या प्रेफरेंस चेंज करने का मतलब ये है, ट्रेंड जो बदल रहा है वो इस बात का बदल रहा है कि लोग अब यूटिलिटी व्हीकल्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और आप अगर कंपनियों के ऑटो सेल्स के अगर नंबर देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया या टाटा हो गई, इनके जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, या टोयोटा हो गया, यूटिलिटी व्हीकल्स की सेल, एसयूवीज की सेल्स, उसमें तगड़ा जंप है। तो अब जिनके पास पुरानी सेडान या पुराना हैचबैक व्हीकल था वो उसको हटा रहे हैं और उसकी जगह यूटिलिटी व्हीकल ले रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है गाड़ियों को अपग्रेड करने का मसला। जिनके पास पहले से गाड़ियां हैं, मान लीजिए यूटिलिटी व्हीकल ही है लेकिन कोई पुराना मॉडल, अब नए मॉडल इतने आ गए हैं जिनमें फीचर्स बहुत सारे आ गए, तो लोग उनको निकाल रहे हैं और नई गाड़ियां ले रहे हैं। एक कारण और सर जो मेरे दिमाग में पर्सनली आ रहा है, जिस पर हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, बिल्कुल, कि ये जो 10 और 15 साल वाला चक्कर है वो भी तो एक बड़ा कारण हो सकता है लोगों की सोच को बदलने का, कि भाई इतनी महंगी गाड़ियां हम खरीद लें और चलानी उसे तब भी इतनी ही टाइम है, उससे तो बढ़िया है पुरानी लेके काम चला लें। जो 10 और 15 साल का मसला है उसके साथ लोगों की कमाई का भी मसला है जी। एक तो लोगों को, सही बात आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने डीजल गाड़ी खरीदी, गाड़ी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, लेकिन 10 साल में आपको उसको निकालना है मजबूरी में। अब गाड़ी की कॉस्ट क्या रह गई, मान लीजिए 10 लाख रुपए की कार है, बिल्कुल फ्लैट अगर आप वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए, 10 लाख रुपए की आपकी डीजल कार है, 10 साल की उसकी वैलिडिटी है,
अब आपने उस पर हर साल इंश्योरेंस कराया, टायर बदले, बैटरी बदली, मेंटेनेंस कराया, उसका पीयूसी किया यानी पॉल्यूशन चेक किया, उसका सर्टिफिकेट लिया और अच्छे से मेंटेन करते हुए आपने उस गाड़ी को चलाया। आपको बाकी की कॉस्ट आप हटा देंगे तब भी 1 लाख रुपए आपकी होल्डिंग की कॉस्ट है गाड़ी को। गाड़ी आपने अपने पास रखी है, इसकी कीमत आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी 10 साल में फिर वो गाड़ी आपकी गई हाथ से जी। तो लोगों को इस बात की फिक्र है कि आखिर जब मैं रियल वैल्यू क्या मुझको मिल रही है, जबकि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए पॉल्यूशन चेक करा रहे हैं उसमें ओके आ रहा है, तो गाड़ी जब फिट है आपकी चलने के लिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आपको उसको मजबूरी में फेज आउट करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो ये समस्या है। दूसरी समस्या लोगों की कमाई की भी है, जिस वजह से लोग नई गाड़ियां खरीद नहीं पा रहे। और अगर आप मारुति सुजुकी की बात करेंगे, उनके जो चेयरमैन है आरसी भार्गव बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार को तरीके देखने होंगे, क्योंकि जो छोटा तबका है, गरीब तबका, वो कार खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि कारों की कीमतें ज़्यादा हैं। और इसके साथ जुड़ जाता है मसला टैक्स का जी। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी, उस पर रोड टैक्स, उस पर रजिस्ट्रेशन फीस, उस पर इंश्योरेंस और बाकी जो तामझाम लग जाता है, वो गाड़ी की कीमत को अच्छा खासा बढ़ा देता है। तो अब एवरेज जो प्राइस है कार का वो 5-6 लाख से कम में गाड़ी है नहीं। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि 5-6 लाख की नहीं लेना, इससे अच्छा 2-3 साल पुरानी गाड़ी ले लो, ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा बेहतर गाड़ी आ जाएगी, शौक भी पूरा हो जाएगा। प्लस क्या है कि फाइनेंस के ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं लोगों के लिए। पहले पुरानी गाड़ियों पे फाइनेंस नहीं होता था, अब पुरानी गाड़ियों पे कंपनियां फाइनेंस करने लगी हैं। और आपको याद होगा सरकार की नज़र में भी ये पूरी बात है, सरकार भी इस ट्रेंड को समझ रही है कि किस तरह से पुरानी गाड़ियों का मार्केट नई गाड़ियों से बड़ा हो रहा है। इसीलिए जब पिछली जीएसटी की बैठक हुई थी तो वहाँ पे पुरानी गाड़ियों का जो ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस है, वहाँ पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया था। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं और उस पे वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कमाई गवर्नमेंट को रेवेन्यू उसका मिलता रहे। लेकिन पूरा का पूरा जो कार सेल्स का मसला है ना, वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो कि समझने की जिसको जरूरत है। एग्जैक्टली। कस्टमर प्रेफरेंस बदल रही है, साथ ही कस्टमर्स की मजबूरी भी बढ़ रही है। ये दो चीजें एक साथ आपको पैरेलल चलती हुई दिखाई देंगी। सर वैसे इस कहानी से अलग एक मैं जनरल अवेयरनेस के तौर पे लोगों के लिए जानना चाहूँ कि गाड़ी की ऑन एन एवरेज, एक 10 लाख की गाड़ी मान लीजिए हम ले रहे हैं, तो उसकी ऑन एन एवरेज उम्र क्या होनी चाहिए कि इतने साल तो चल ही सकती है? सरकार ने जो तय कर दी दैट इज़ फाइन, 10 और 15 पेट्रोल और डीजल के लिए, पर एक ऑन एन एवरेज क्या लगता है कि मुझे लगता है कि देखिए ये मसला पॉलिसी का ज़्यादा है। अच्छा, सरकार को अपने पॉलिसी जो कि पता नहीं किस तरह से फॉर्मुलेट की जाती है, सरकार को अपनी पॉलिसी समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपको डीजल कार को 10 साल का आप चाहते हैं कि एक मैंडेटरी रहे, 10 साल के बाद सरकार फेज आउट करना चाहती है, तो आप उसका फिटमेंट भी तो बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको मेरे लिए अनिवार्य कर सकती है, मान लीजिए मेरे पास डीजल कार है, कि आप 10 साल के बाद जाइए और अपनी गाड़ी का एक फिटमेंट सर्टिफिकेट लेके आइए। जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके लिए फिटमेंट सर्टिफिकेट जरूरी होता है, तो आप उसको करा लीजिए। गाड़ी आपकी फिट है कि नहीं, हाँ, आप उसका एक सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। जिस जगह जांच होती है वहां पे आप पूरी उसकी जांच करा लीजिए, पॉल्यूशन से लेके और इंजन तक की। अगर गाड़ी फिट हो तो आप उसको 5 साल का और एक्सटेंशन दे दीजिए। तो लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए। फिर इस तरह से लोग कोई अपनी गाड़ी को अच्छी तरह मेंटेन क्यों रखे, अगर उसको पता है कि 10 साल बाद उसकी गाड़ी चली जानी है, तो इससे लोग भी अपनी गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, सही तरीके से चलाएंगे। तो पॉलिसीज़ को लेके गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि सरकार को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। और ऑटो सेक्टर में ख़ास तौर पे जिस तरह से ईवी को प्रमोट किया जा रहा है, ईवी को लाने की कोशिश है, बहुत अच्छी बात है, लोग ईवी लें, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें, और जिस हड़बड़ी में जो आईसी व्हीकल हैं या इंटरनल कंबस्टन जिनको बोलते हैं पेट्रोल डीजल गाड़ियों को, उनको निकाले जाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो चिंता पैदा करती है और लोगों की जेब पे भी दबाव पैदा कर रही है। वो थोड़ी दर्दनाक है उन लोगों के लिए एक्चुअली, जो पैसा खर्च कर रहा है वो एकदम से दिक्कत वाली चीज़ है। अच्छा सर, क्रिसल की रिपोर्ट में एक चीज़ और है कि जो अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज जो खिलाड़ी हैं उनको अभी भी नुकसान ही हो रहा है, जबकि बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ब्रेक इवन करने की उम्मीद
कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो क्या इस पर नहीं, क्या लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का धंधा बढ़ेगा जैसे जैसे ये पूरा मार्केट बढ़ेगा पुरानी गाड़ियों का। अभी चक्कर क्या है, अभी पर्सनल डील्स ज़्यादा होती है ओल्ड कार सेल्स के मामले में। ओके। मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपसे ले लिया, ऑनलाइन पोर्टल पड़े हुए हैं, वहाँ गाड़ियों की डिटेल्स है, वहाँ पर्सनल आपने बात की और ले ली। इस वजह से जो ऑनलाइन जो स्टोर्स खोल के बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए थोड़ा मुश्किल अभी है, वहाँ से सेल्स का निकलना थोड़ा सा टफ हो रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा सर्टिफाइड कारें लोग लेने को तरजीह देंगे, वहाँ पे उनके बिजनेसेस भी ब्रेक इवन में आके प्रॉफिटेबल होंगे। जी सर, एक चीज़ और कि भारत में जो है पुराने से नई कारों की बिक्री का जो अनुपात है, वो जो हमारे विकसित देश हैं दुनिया के, उनकी तुलना में कम क्यों है? वहाँ और जल्दी कारें लोग बदलते हैं। बेसिकली जहाँ इनकम बढ़ेगी वहाँ कारों का जो रिप्लेसमेंट है उसका रेट भी तेजी से बढ़ेगा, तो बदलेगा। जहाँ पैसा ज़्यादा, आप देखिए सारे यूरोपियन कंट्री या अमेरिका है, वहाँ पे क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो हर 2-3 साल पे गाड़ियाँ बदल देते हैं। भारत में अभी उसमें रफ्तार आ रही है, अभी 1.4 पे ही पहुँचा है जी। लेकिन भारत में भी उसमें जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी उसमें भी इजाफा होगा। जी सर, इसके अंदर एक चीज़ और है, मैं पढ़ रहा था कि रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसकी कमी का होना भी, जो शोरूमों में गाड़ियां खड़ी हैं और ये इन्वेंट्री पीछे से शायद नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण हो सकता है इसका हाथ की स्लो डाउन करने के पीछे? नहीं, उसका बहुत लिमिटेड अभी इम्पैक्ट देखिए इंडियन मार्केट पे रेयर अर्थ मैग्नेट का दिखा नहीं है इतना ज़्यादा कुछ। और मुझे लगता है कि तब तक बहाल भी हो जाएगा पूरा जो सप्लाई को लेके जो सरकार भी प्लान कर रही है कि उसे वॉर फुटिंग पे भारत में प्रोड्यूस हो रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स। तो अभी तो फ़िलहाल उसकी वजह से पूरा मार्केट में इस तरह का चर्निंग दिखाई दे, मुझे वैसा नहीं दिखाई देता। जी, तो चलिए, फ़िलहाल तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर टिका हुआ है गाड़ियों का बाज़ार। फ़िलहाल आप पुरानी पसंद कर रहे हैं तो चीज़ें जैसी हैं दिखाई दे रही हैं। अब शो को अंत करने की तरफ बढ़ते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम मुद्दों को विस्तार से हमने समझा आपके द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन तमाम खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।